विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपके सामने अपने YouTube चैनल फिर से गाइडलाइन में आपके लिए लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो विद्यालय में आपके टीचर इंपॉर्टेंट प्रश्न में पढ़ाते भी हैं, और वो है 3 नंबर के लिए अध्याय 5 गति के नियम से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से तृतीय नियम की व्युत्पत्ति करना। मतलब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। ये ज़्यादा मार्क नहीं आते, 3 नंबर में आते हैं, लेकिन है तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसके लिए हमने देखा है अधिकांश स्कूलों में ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो विद्यार्थियों, मैं इस टॉपिक को चर्चा करूँ आपसे, तो उसके पहले तो मैं थोड़ी आपसे कुछ चर्चा परिचर्चा कर लेता हूँ। क्या होता है कि देखिए, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके लिए तो मैं बना रहा हूँ भाई, तो आपको तो इस वीडियो को देखना पड़ेगा, शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। और यदि विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो यदि आपको बहुत अच्छा लगेगा ना, तो आप इसको लाइक अवश्य करिएगा, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो विद्यार्थियों, हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से तृतीय नियम की व्युत्पत्ति तो करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले आपको न्यूटन गति के द्वितीय नियम और तृतीय नियम क्या है, ये आप पहले से थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, तभी इसको समझने में आसानी होगा। ठीक है विद्यार्थियों? प्यारे विद्यार्थियों, आपको न्यूटन गति के द्वितीय नियम को भी आपको जानना पड़ेगा, और तृतीय नियम को भी जानना पड़ेगा, उसी गणितीय रूप को भी जानना पड़ेगा, तो ये आपको समझ में आएगा। तो उसको तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं इसको बता रहा हूँ। थोड़ा इसके लिए मैं तो चित्र बनाया हूँ, आप शायद अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो वास्तव में क्या है, जैसे मान लीजिए कि इस चित्र में हमने 2 पिंड लिया है, पिंड ए और पिंड बी, जिसको हमने पिंड ए को पहला पिंड मान लिया और पिंड बी को दूसरा पिंड मान लिया। अब इसका जो मान लेते हैं कि इस पिंड का जो संवेग है, वो पिंड ए का, पहला पिंड का संवेग मान लीजिए P1 है, और दूसरे का P2 है। कुछ संवेग को हम P से ही प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान वेग गुणन संवेग कहलाता है। क्या होता है कि जब इन दोनों पिंडों के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया मैं आपको बता चुका हूँ किसे कहते हैं, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि अन्योन्य क्या है कि प्रत्येक पिंड, या जैसे अपन किसी निकाय की बात करेंगे तो निकाय बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, तो प्रत्येक अणु अपने आप को छोड़कर अन्य अणुओं पर या अन्य कणों पर बल लगाते हैं, जिसे हम आंतरिक बल कहते हैं या अन्योन्य बल कहते हैं, और इस क्रिया को हम अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों? तो जब इन दोनों पिंडों के बीच में अन्योन्य बल या अन्योन्य क्रिया होती है, अर्थात उनके बीच अन्योन्य बल लगता है, अर्थात पहला पिंड दूसरे पिंड पर जो बल लगाता है वो मान लेते हैं F21, यानी पहला पिंड दूसरे पिंड पर जो बल लगा रहा है क्या है, वो F21 है। इसी प्रकार ये दूसरा पिंड पहले पिंड पर जो बल लगा रहा है वो मान लेते हैं कि F12 है। दूसरा पहले पर जो बल लगा रहा है क्या है, वो F12 है। जब इनके बीच में अन्योन्य बल लगता है, पहला दूसरे बल लगा रहा है, दूसरा पहले पर बल लगा रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसके संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो डेल्टा टी समय पश्चात इनके संवेग क्रमशः क्या हो जाते हैं, परिवर्तन होते हैं, और पहले पिंड का संवेग P1 और दूसरे का संवेग डेल्टा P2 हो जाता है। ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा से अब नोट्स के रूप में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विद्यार्थियों, आप चाहे तो इनका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ कि माना कि चित्र के अनुसार, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा, आप चाहे तो देखिए, माना कि चित्र के अनुसार, माना कि चित्र के अनुसार A और B, A और B 2 पिंड हैं। देखिए हम पूरी जो अपना परंपरागत जो पढ़ाने तरीका है ना, चाक और बोर्ड, उसी हम प्रारंभ, आजकल तो नए नए सिस्टम निकल गए हैं, स्मार्ट डिजिटल बोर्ड आ गया है, लेकिन हम थोड़ा पुराने परंपरा पे चल रहे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? तो ए और बी क्या है, 2 पिंड हैं जिनके संवेग क्रमशः P1
P1 एवं P2 है। ठीक है, आप बिल्कुल देखिए अच्छे से। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मैं तो सोचता हूँ आपको ना फिजिक्स से आपको एक लगाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा और फिजिक्स आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा अच्छे समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई, है ना। मैं ऐसे इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको फिजिक्स पढ़े मजा आएगा, फिजिक्स प्रति आपको लगाव आ जाएगा। ठीक है, तो जिनके समय क्रमशः P1 और P2 है, जब इनके मध्य भाई, इन दोनों पिंडों की जब इनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है, अन्योन्य क्रिया होती है तो पहला पिंड दूसरे पिंड पर, बल F21 मतलब पहला दूसरे है ना, लगाता है। ठीक है, तथा दूसरा पिंड पहले पर बल F12 लगाता है। ठीक है, क्या लगाता है भाई? F12। तो मैं चलिए यहाँ लिख देता हूं, तो F12 बल लगाता है। ठीक है, अब इतना बल लगाता है तो डेल्टा टी समय तक लगाएंगे बल, तो उसके समय में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इस कारण क्या होगा? अतः डेल्टा टी समय में इनके संवेग, इन दोनों पिंडों संवेग ना, इनके संवेग क्रमशः डेल्टा संवेग में, है ना, परिवर्तन दे सकते हैं। इनके संवेग में परिवर्तन के लिए हम इसमें डेल्टा लगाएंगे भाई, है ना। परिवर्तन डेल्टा P1 एवं डेल्टा P2 हो जाता है। ठीक है भाई, ये जो है ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे जैसे आप इसको प्रूफ करेंगे ना। तो डेल्टा टी समय पश्चात समय क्या हो जाएगा? डेल्टा टी समय पश्चात समय में परिवर्तन डेल्टा P1 और पिंड बी में डेल्टा P2 हो जाएगा। अतः हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर उसमें आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु में जो संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसमें लगाया गया बल या उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, ठीक है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं कि F21 बराबर ये हो जाएगा डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, तथा F12 बराबर डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T। क्लियर? अब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम हम जानते हैं कि यदि इन पिंडों पर यदि कोई बल कार्य ना करे, बाहर से कोई बाह्य बल कार्य ना करे, तो इनके संवेग क्या रहेंगे? संरक्षित रहेंगे, नियत रहेंगे। अर्थात अब हमको रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का यहाँ पर विद्यार्थियों को प्रयोग करना पड़ेगा। अब लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या है कि किसी निकाय पर, किसी वस्तु पर यदि बाह्य बल अनुपस्थित हो या कार्य न करता हो तो उनका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर हम लेंगे अब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से ये हो जाएगा P1 प्लस P2 बराबर नियत या नियतांक। अब भाई देखो, ये जो संवेग सदिश राशि है तो इसके ऊपर इस प्रकार से वेक्टर भी लगा सकते हैं,
क्योंकि सदिश राशि है तो हम जा रहे हैं तो उसे वेक्टर की साइड लगाने की जरूरत नहीं है ना भाई। तो मैं शुरू से इसको लेकर नहीं चला हूं, तो यहाँ पर इसको लिखता हूँ। अब या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, या डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0, मतलब किसी प्रकार के सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जितना पहले था उतना ही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डेल्टा P2 इधर पक्षांतर कर दो, वो प्लस इधर आकर के माइनस, मतलब कहने का मतलब है कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या डेल्टा P1 बराबर माइनस डेल्टा P2। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में डेल्टा t का भाग दे देते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहां पर कि उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों में डेल्टा t का भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो यहां लिख सकते हैं डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा t बराबर माइनस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा t। क्लियर। बहुत सिंपल और सरल, सबसे सरल है। बस थोड़ी सी आपको एकाग्र होकर देखना है, देखना फिजिक्स से बहुत प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। बहुत सरल है ना, लेकिन भाई लगाव तभी होगा ना जब उसमें रुचि आए, इंटरेस्ट आए, है ना। अब यहाँ पर सब ध्यान दीजिए, अब ये डेल्टा P1 डेल्टा t, अब मान लो इसको हम यहाँ पर समीकरण 1 मान रहे हैं, जो माना एक मान से नहीं मान सकते, जो मान लीजिए आप। तो अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान देखिए, लेकिन यहाँ डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा t बराबर क्या है, F12, डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा t क्या है, F21। तो हम क्या करेंगे, अभी समीकरण 1 में ये जो डेल्टा P1 है और डेल्टा P2 का जो मान है ना, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो हमको न्यूटन की गति का तृतीय नियम मिल जाएगा। जैसे थोड़ा देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर इसको ले रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, क्योंकि आप डायग्राम के बारे में समझ चुके हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ, और बिल्कुल 2 लाइन के बाद हमारा जो है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का समीकरण के आधार पर न्यूटन गति का तृतीय नियम मिल जाएगा। जैसे अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब समीकरण 1 में डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा t बराबर F21 तथा डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा t बराबर F12 पर रखें। तो कहाँ रखना है भाई आपको, ये देखो समीकरण 1 यहाँ रखना है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब डेल्टा P1 डेल्टा t यानी कि F12 बराबर माइनस F21, या तो चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं भाई, हम इसको F21 बराबर माइनस F12 ऐसा भी लिख सकते हैं। और यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम का समीकरण है, अर्थात प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, अर्थात पहले पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल का मान दूसरे पिंड के द्वारा पहले पिंड पर लगाए बल के बराबर लेकिन विपरीत होता है। यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। तो विद्यार्थियों, ये 3 नंबर में आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जाता है भाई। आप इसके लिए आप इसको अच्छे से ना तैयार कर लीजिएगा। और यदि किसी भी प्रकार के यदि आपको समझ में नहीं आता है या जो भी जैसा भी हो, तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, सर थोड़ा और अच्छे से समझाइए, तो हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, कुछ वीडियो तो आप ही के लिए बनाते हैं और आप संतुष्ट नहीं होंगे तो हमें क्या मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, हाँ, बस ये है कि हम थोड़े आज के समय के अनुसार हम लोग पुराने पद्धति में चल रहे हैं, चाक और डस्ट का उपयोग करते हुए, है ना, बोर्ड पे उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं आता, समझ में आना चाहिए और बस आपको लगन और धैर्य से आपको इसको देखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, अब ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, तो अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद।